कैसे हो? दोस्तों, कल हमने देखा था कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, यानी न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। तो उसमें कुछ चीज़ें देखा था और कुछ बच गए थे, तो उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने देख लिया था कि मानव में पाचन वगैरह कैसे होता है, पाचन के कौन-कौन से अंग हैं और पाचन के मतलब पहले किस अंग में भोजन जाता है, उसके बाद किस अंग में जाता है। जो हमने देखा था कि मुख गुहिका में जाता है, उसके बाद गाँठ नली में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, और पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ये भी देखा था कहाँ-कहाँ कौन-सा एंजाइम लाके के मिलती है, और इससे रिलेटेड मैंने बोला था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आगे की वीडियो में कराएँगे। तो आज आपको एमसीक्यू नहीं करा पाएँगे क्योंकि आज कुछ पार्ट्स बच गए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में भी बताएँगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस और बताएँगे। उसके अलावा उसके बाद स्वच्छता यानी हाइजीन से संबंधित भी आपसे बताएँगे। तो कल आपको दांत के बारे में भी बताया था कि दांत आपके हमारे शरीर में 4 तरह की होती है: कृतंक, रत्नक, अग्रच्वर्णक एंड च्वर्णक। एंड टोटल 32 दांत होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे के केवल दांत इसमें दिखाया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 सभी के दांत 32 नहीं होते, 16 दूना 32 हो जाएगा, किसी कम बेसी भी हो सकते हैं। तो अगर 32 दांत है तो वो जितने भी दांत है वो 4 तरह के होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि नीचे 1 2 3 4, ये 4 दांत नीचे में कृतंक होंगे, ठीक है ना। और तो ऊपर भी 4 होंगे, तो 4 दूनी 8 कृतंक हो जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद रदनक, उसके जस्ट बगल में दोनों साइड में रदनक होंगे, रदनक एक एक, ठीक है। उसके बाद अग्रच्वर्णक एंड उसके बाद च्वर्णक, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे आगे कौन सा दांत होता है, सबसे पीछे कौन सा दांत होते हैं, और साइड में कौन सा दांत होते हैं, इस टाइप से। और उनकी संख्या से भी क्वेश्चन पूछते, जैसे कृतंक कितनी होती है, तो 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर, तो 8 तो कृतंक हो गई। उसी तरह से रदनक कितनी हो गई, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 2, 2 तो आपका रदनक हो गई कृतंक के जस्ट बगल में, ठीक है। तो 2 यहाँ हो गए या तो 2 ऊपर में, तो 2 दूना 4, 4 हो जाएगी। उसी तरह से अग्रच्वर्णक 2 इधर और 2 इधर, तो आपका 4 यहाँ हो गया, तो 4 ऊपर भी हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी तरह से च्वर्णक हो जाएगा, 3 इधर 3 इधर, तो 3 दूना 6 और 6 ऊपर भी, 6 दूना 12। तो एक तो संख्या से संबंधित आ गया। उसी तरह से आपके ये भी पूछ सकता है कि कृतंक का क्या काम है, रदनक का क्या काम है, च्वर्णक का क्या काम है, अग्रच्वर्णक का क्या काम है। तो एक काम आपको बता देता हूँ सबसे पहले। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कृतंक दांत है उसको इंग्लिश में इंसाइजर भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, काटने का काम। जो खाना खाते हैं उससे पहले काट के, जैसे कुछ आप गाजर खा रहे हो या मूली खा रहे हो या कोई चीज़ काट, तो उसे काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा करे हुए, ठीक है। चाहे खाना भी खाते हैं तो उसे चबा चबा के काट काट के छोटा टुकड़ा करते हैं, तो उसे काटने का काम करते हैं। और जो केनिन दांत है उसे फाड़ने के दांत कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ चीज़ें चिड़ने फाड़ने वाला खा रहे हैं, जैसे अगर मांस वगैरह खाते हैं, चाहे कुछ भी चीज़, जैसे गन्ना वगैरह खा रहे हैं, तो उसको फाड़ने चिड़ने के काम करता है केनिन। उसके अलावा जो केनिन को रदनक बोलते हैं। उसके अलावा अग्रच्वर्णक है। अग्रच्वर्णक को प्रीमोलर बोलते हैं और च्वर्णक को मोलर इंग्लिश में। तो अग्रच्वर्णक यानी जो च्वर्णक है दोनों चबाने के काम करते हैं। जैसे भोजन आप टुकड़ा टुकड़ा कर लिए, तो उसके बाद चबा चबा कर हम छोटा छोटा बारीक करेंगे, ठीक ना। तो उसे चबाने के काम च्वर्णक, च से च्वर्णक और च से चबाना, ठीक है ना। अब भेदना, भेदना रदनक है, तो उसे मतलब चिड़ना फाड़ना, रौद, ठीक ना। इस तरह से कृतंक है तो क से कृतंक और क से काटना याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब जो आगे ये भी बताए थे कि जो स्वाद कलिकाएं होती हैं हमारे, तो स्वाद कलिकाएं के बारे में आपको बताए थे, उसका काम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो स्वाद कलिकाएं के बारे में आपने नीचे देखा था ये। तो स्वाद कलिकाएं हमारे शरीर में कितनी तरह की होती है, तो एक तो आगे हो गई, फिर उसके जैसे दांत था तो उसी तरह से एक यहाँ हो गए, फिर दोनों साइड में, ये दोनों सेम ही है, इसके साइड में 4 तरह के स्वाद कलिकाएं भी हो गई। तो स्वाद कलिकाएं का आपका जो उपयोग है, किस भाग से कौन सा स्वाद पता चलता है वो भी बताते हैं। जैसे आगे का जो भाग है उसे स्वीट यानी मीठा, और उसके जस्ट पीछे वाला उसे बिटर, कड़वा, ठीक है। फिर दोनों साइड में स्वीट है, उसके जस्ट बगल में दोनों साइड सॉल्टी, ठीक है।
और जो सबसे पीछे वाला बीटर है उसके दोनों साइड में सावर यानी खट्टा, ठीक है ना। तो ये आपसे आ सकता है कि स्वाद कलिकाएँ कितने तरह की होती हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 तरह की होती हैं। और स्वाद कलिका के किस भाग से, जैसे अग्रभाग से आपका स्वीट, जो सबसे पार्श्व भाग सबसे बैक वाला है उसे बीटर, और साइड में आपका सॉल्टी एंड सावर होता है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखना। अब चलिए अपना आगे स्टार्ट करते हैं। ये कल के वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए इसे आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम लोग केवल खासकर इसमें बहुत सारा अदर जो एनिमल्स हैं उनमें के बारे में भी बताया गया है, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे ह्यूमन बींग्स पर, क्योंकि हम लोग को जो मेस में ह्यूमन बींग्स को ही देखना है, एनिमल्स को नहीं, ठीक है ना। तो ग्रसिका के बारे में आपको बताया था कि निगला हुआ जो खाना होता है ग्रसिका में जाता है, मुंह से खाते हैं उसको ग्रसिका में जाता है। ये आप देख सकते हैं, ग्रसिका है, ग्रसिका आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। ऊपर वाला जो बड़ा जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाते हैं, ये वाला जैसे मुंह से खाते हैं तो ये ग्रसिका यानी ग्रास नली से जाती है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं, कहाँ गया, यहाँ ग्रसिका में जाती है। ग्रसिका के भीति के संकुचन संकुचन होती रहती है। संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। फलस्वरूप वमन यानी वोमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, कभी कभी आप जब गाड़ी उड़ी में जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, अनपच हो जाता है तो वोमिटिंग वगैरह होती है। जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, वोमिटिंग किया हो, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब अमाशय, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय। तो अमाशय मोटी भीति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है ना। मोटी भीति वाली एक थैलीनुमा संरचना है और वह जी आकार की होती है दोस्तों, ठीक है ना। कैसी आकार की होती है, जी आकार की होती है। यह एक और ग्रास नली से यानी ग्रास नली से खाना आकर कहाँ मिलती है, अमाशय में, और अमाशय के बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाके मिलती है। तो जैसे कि आपको बताया कि जैसे आपका जो मुंह है, मुंह से आपका टालिन नामक एंजाइम निकलता है। तो टालिन नामक एंजाइम निकलता है मुंह में, वो लार ग्रंथि से निकलता है। तो लार ग्रंथि से निकलता हो तो क्या काम करता है, जो स्टार्च है उसको सिंपल में प्रोडक्ट में तोड़ने का काम करता है, ठीक ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटी आंत में अमाशय के बाद खाना आ जाता है। तो अमाशय है, अमाशय की जो दीवारें होती हैं उससे पेप्सिन निकलती है और पेप्सिन निकलती है। उसके अलावा HCl भी निकलती है। तो पेप्सिन है प्रोटीन को सिंपल पदार्थ में तोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देती है, और जो HCl है वो कीड़े मकोड़े को मारने में काम आती है, ठीक है। जो भोजन के साथ अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह चला गया तो उसे मारने का काम करती है, ठीक है। फिर अमाशय के बाद जो भोजन है वो अमाशय में ही एक रेनिन भी होता है, रेनिन एंजाइम भी निकलता है और दूध के पाचन में आपका हेल्प करता है। तो एक ये भी आप याद रखना, ठीक है। अमाशय के बाद भोजन, जैसे ही अमाशय आपने देख लिया, ये है ये आपने अमाशय जो ये है ना, तो अमाशय से के बाद अभोजन छोटी आंत में जाती है। देख लो, अब बड़ा पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया बड़ा पिक्चर, अमाशय ये आ गया। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, और एक बड़ी आंत भी होती है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि लंबाई किसकी ज़्यादा होगी, छोटी आंत की कि बड़ी आंत की। तो छोटी आंत की, भले नाम है छोटी लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो छोटी आंत के में मिलने से पहले इसमें बहुत सारे रस लान के मिलते हैं। कहाँ कहाँ से, एक अग्न्याशय से लान के मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो अग्न्याशय है, अग्न्याशय छोटी आंत को ऊपर एंड अमाशय के नीचे, और वहाँ से यकृत से भी कुछ रस लान के मिलते हैं। यकृत में आप देख सकते हो थैलीनुमा संरचना है, जो पित्ताशय है उसे पितरस लान के मिलते हैं, ठीक है। तो अग्न्याशय से क्या लान के मिलते हैं, एक ट्रिप्सिन एंजाइम रहते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों।
और दूसरा नंबर कि जो आपका पित्ताशय है उसे भी पितरस लांके मिलते हैं जो वसा के पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। मुंह गोल का हो गया आपका। हाँ, छोटी आंत। अमाशय के बाद जैसा कि बताया था कि भोजन छोटी आंत में मिल जाती है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाती है? छोटी आंत में। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7.5 मीटर। यह अत्यधिक कुंडलित नली है। ठीक है, यह यकृत या अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है, जैसा कि बताया था कि अग्न्याशय से एंड जो यकृत से कुछ रस लांके इसमें मिलती है। इसके अतिरिक्त इसकी भीति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत कैसी होती है? गहरे भूरे रंग की होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। तो इसकी स्थिति से ये पूछी होती है कि यह कहाँ होती है, तो उदर के दाहिनी ओर होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ही है। यह पित्त रस स्रावित करती है। तो सबसे छोटी कौन सी है? आपका जो पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो जो पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैले में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। तो आप पित्त रस पित्ताशय एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे। चलिए एक बार दिखाता हूँ पित्ताशय। हाँ भाई, हाँ यहाँ देख लो, ये यकृत है। तो यकृत के यहाँ पर ये थैलीनुमा बैलून जैसा दिख रहा है, यही पित्ताशय होता है दोस्तों। ठीक है, अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन प्रक्रिया करता है तथा इसको अनेक सरल रूप में उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा है, वसा अम्ल में, वसा किस में बदल जाता है? वसा अम्ल में। एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज वगैरह में परिवर्तित हो जाता है। और प्रोटीन अमीनो अम्ल में, प्रोटीन अंतिम में किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वासा है, वासा किस में बदल जाता है? वासा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्षुद्रांत में अवशोषण, क्षुद्रांत है छोटी आंत, उसमें अवशोषण होता है। जो पचा हुआ भोजन से आपका जो विटामिन प्रोटीन है सरल रूप में उसको अवशोषित करके खून में मिलाया जाता है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं, रुधिर का जो वाहिकाएं होती है जिसे आपका जो धमनी शिरा वगैरह, तो उसमें चला जाता है। इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। इसी से रस आपका अवशोषित होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक ना? प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक ना? तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं यानी धमनी शिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो भोजन है बड़ी आंत में चला जाता है। तो बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। जो क्षुद्रांत था उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई 7.5 मीटर, और जो बृहदांत यानी बड़ी आंत है उसकी लंबाई बस 1.5 मीटर। तो आपने देखा कि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। इसका मुख्य कारण, जो बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य क्या है? जल एवं लवणों का अवशोषण। जैसे कि आपका जो बड़ी आंत छोटी आंत था उसका मुख्य कार्य था जो प्रोटीन विटामिन वगैरह है सरल रूप में उसका अवशोषण करना, लेकिन बड़ी आंत का काम है आपका जल का अवशोषण करना, जल एवं लवण, खनिज लवण। ठीक है, जैसे कि आपका कैल्शियम वगैरह है। पचा हुआ अपचित, जो बचा हुआ अपचित है अनडाइजेस्टेड फूड है पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर
गुदा द्वारा या बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब घास वाले जंतुओं में पाचन, तो ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी अमीबा उमीबा ये सब हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ह्यूमन से ही रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें बारे में अब देख लेते हैं कि जंतु में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग समीहित है। जैसे आप पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन में, तो न्यूट्रिशन में आपका आता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण है, उसे मुंह में खाना और उसका शरीर में उपयोग कैसे उपयोग होता है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो मानव पाचन तंत्र में मुंह गुहिका आ जाएगी, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है, गुदा सम्मिलित है, गुदा भी, ठीक है ना। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, अमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति जो पाचक रस स्रावित करती है, और जो पाचक रस होता है उसे एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां, तो ये हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये चलो, मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख यानी मुंह माउथ से ही प्रारंभ हो जाती है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होती है। तो कहाँ से प्रारंभ होती है ये भी पूछ सकता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्न्याशय से अग्नाशिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है, ठीक है। जल एवं कुछ लवण जैसे खनिज लवण होते हैं बड़ी आंत में अवशोषित होती है। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बिना पचे हुए अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको निष्कासन कर दिया जाता है शरीर से, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ ही था, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पोषण के मुख्य चरण। मानव पोषण के मुख्य चरण एक तो अंतर्ग्रहण हो गया और शरीर में उसके उपयोग, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मैंने बताया था यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अमाशय से किसका किसका स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है एंड पेप्सिन का स्रावित होता है। उसके अलावा रेनिन का भी स्रावित होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन, पेप्सिन ही हम लिखना, ठीक है, क्योंकि बुक में रेनिन नहीं दिया हुआ है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो क्या कहलाते हैं? तो ये आप देख लेना, बताया था अभी। अमीबा अपने भोजन का, ये पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो गलत है। मंड का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। जीभ लार ग्रंथियाँ ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, बिल्कुल। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, इसमें अस्थायी रूप से भंडारित होता है हमेशा, ठीक है ना। वसा का पूर्व पाचन किस अंग में होता है? तो ये सब आप देखना, ठीक है ना। और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आगे के वीडियो में कराएंगे। चलिए कुछ और एमसीक्यू आपको पूछते हैं, आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं। और आगे के जो वीडियो होगा उसमें कुछ एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद स्वच्छता वाला जो चैप्टर है वो प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप बताना कि आपको याद है कि नहीं। देखते हैं कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या मिलता है? तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो इसका आंसर ऊर्जा होगा, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। प्रोटीन, चलिए आगे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जो विटामिन ए है उसका, विटामिन ए उसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और विटामिन जो बी होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये बताना, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट जल होता है? वाटर कितना होता है, कितना परसेंट? ये कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे के वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अभी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? एक कमेंट करके बताना, चलो ठीक है। उसके अलावा आप ये बताओ कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी किस में मिलते हैं सबसे ज़्यादा? किस टाइप के फल में मिलते हैं विटामिन सी? और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एक बताना, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी इसी वीडियो में बताया था, तो ये भी आप बताना, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एक ये भी बताना, ठीक है।
मानव शरीर में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये अभी इस वीडियो में बताया था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो चलो इतना ही आप बताना, अगला वीडियो जो कल आएगा उसमें MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपके कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।